दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप सो कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं आप लोगों का अजीत सर विज्ञान विद मैथ चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूँ। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे, पीवाई की सीरीज लगा रहे थे जिसमें हमने एक सेशन ले लिया है। आज दूसरा सेशन है जिसमें हम फिर क्या करने जा रहे हैं, एमसीक्यू, असर्शन रीजन और केस स्टडी बेस्ड के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, तो चलते हैं, सॉल्व करना शुरू करते हैं बिना कोई टाइम लॉस किए, जिसमें हम अलग अलग ट्रिक्स, अलग अलग चीजें सीखेंगे। पेपर कोड की यदि बात करते हैं तो ये पेपर कोड है आपका, ये आपका सीरीज है और ये इसका सेट नंबर है। आप इसको एग्जैक्ट मैच कर सकते हैं, सीबीएसई के पेपर से सारे क्वेश्चंस लिए गए। ओके, लेट्स कम टू द पॉइंट। पहला क्वेश्चन है आपका, मेरे ख्याल से ऑप्शंस ठीक दिखाई दे रहे होंगे। हाँ ठीक है, सही है, कोई दिक्कत नहीं। पहला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज सम ऑफ इट्स रूट एज 4। कह रहा है कि इसमें से कौन से क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो सम ऑफ रूट्स है वो क्या है, 4 है। तो पहले आपको पता होना चाहिए कि जनरल फॉर्मूला क्या है, किसका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। किसका जनरल फॉर्मूला ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, किसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्मूला क्या है। ठीक है जी, समझ में आ गई बात है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है भाई, तो हम क्या लिखते हैं कि इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा। एल्फा प्लस बीटा का मतलब क्या है यहाँ पे, सम ऑफ जीरो, इंटू एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा इक्वल टू जीरो। एल्फा प्लस बीटा क्या है आपका, सम ऑफ जीरोज। क्या है, सम ऑफ जीरोज। कोई दिक्कत है जी। ये किसको बतला रहा है भाई, ये बता रहा है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को। किसको, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को। समझ में आ गई मेरी बात है, कोई आपत्ति यहाँ पे नहीं। तो यहाँ पे इक्वेशन में देखना है किसका सम ऑफ जीरोज क्या मिल रहा है तुम्हें, 4 मिल रहा है। क्या मिल रहा है, 4 मिल रहा है। सही बात है। दूसरी बात, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। समझ में आ गई बात है। अब देखो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई है, इसमें 4 है, इसमें 8 है। यदि इसमें से 2 कॉमन निकाल दें, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या बनाना है, 1, तो फिर जैसे ही 2 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। ये गलत हो गया ऑप्शन। दूसरा देखो यहाँ पे, इसमें क्या करें भाई, यहाँ पे सर दिक्कत क्या है, यहाँ पे माइनस है। क्या होना चाहिए कोफिशिएंट, 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 1। तो इसके लिए हम क्या करें भाई, तो इसके लिए माइनस कॉमन निकाल दें इसमें से। तो -1 जैसे ही कॉमन निकालोगे क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4 इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे क्या है, माइनस के साथ सम ऑफ जीरो जा रहा है ना, तो माइनस के साथ, क्या माइनस के साथ यहाँ पे ये क्या है, सम ऑफ जीरोज को ही तो रिप्रेजेंट कर रहा है, और सम ऑफ जीरो दिया कितना है, 4। ऑप्शन ये हो गया आपका सही। क्या हो गया, सही। इसके अलावा और भी ऑप्शंस आपको देखने बड़ी जरूरी है। जब ऑप्शन से वेरीफाई कर रहे हैं तो हर एक ऑप्शन को सेटिस्फाई करना जरूरी है। इसमें यदि 4 कॉमन निकाल दें तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। क्या यहाँ पे सम ऑफ जीरो जो है आपका आ रहा है 4, नहीं सर यहाँ पे तो 1 आ रहा है। यहाँ पे वैसे ही क्या करो, √2 को कॉमन निकाल दो। क्या करो, √2 को कॉमन निकाल दो, तो क्या बच जाएगा भाई यहाँ पे, तो इसको हम क्या लिख देंगे, माइनस माइनस 2x लिख सकते हैं। कोई आपत्ति है यहाँ पे, -2x, कोई आपत्ति तो इसमें है नहीं, क्योंकि एक्चुअली 4 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 इंटू टू, 2 इंटू टू, 2 में से एक 2 बाहर निकला, √2 बाहर निकला, तो क्या बच गया, √2, और √2 से √2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। क्लियर होगी मेरी बातें। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/, में √2, ये भी नहीं बन रहा है आपका। बना क्या, बी ऑप्शन, बना क्या, बी ऑप्शन। आगे, What is the length of the arc of the sector of circle with radius 14 cm and of the central angle 90 degree। अब ये लेंथ ऑफ आर्क पूछा रहा है। एल इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर। कोई आपत्ति है किसी को यहाँ पे, बिल्कुल नहीं। थीटा की वैल्यू कितनी है, 90 अपॉन में 360 इंटू 2 पाई, पाई की वैल्यू पुट कर लेते हैं, क्या आ जाएगा 22/7। आर की वैल्यू कितना दिया, 14, कितना दिया 14, 7 2 जा 14, यहाँ से 0 0 गया, 9 4 जा 36, 2 2 जा कितना आ गया 24। किसमें रेडियस दिया था, सेंटीमीटर में, तो आंसर किसमें आ गया, सेंटीमीटर, 22 सेंटीमीटर। कोई आपत्ति यहाँ पे, बिल्कुल नहीं। एक एक मिनट में ही हो रहा है। आगे देखिए, एबीसी और ट्रेंगल पीक्यूआर दोनों क्या है, सिमिलर है। क्या है, सिमिलर है। तो यहाँ पे कह रहा भैया कि यदि एंगल ए की ही बात हो रही, हाँ एंगल ए जो है वो क्या है, 32 डिग्री है। एंगल आर जो है वो क्या है, 65 डिग्री है। तो आप बतलाइए एंगल बी की वैल्यू क्या होगी। ये सारी की सारी वैल्यू किसमें है, डिग्री में। किसमें है, डिग्री। कोई बात नहीं भाई, आ जाओ ट्रेंगल एबीसी देखते हैं। ये हो गया आपका ट्रेंगल एबीसी।
सी। दूसरा कौन सा ट्रायंगल लेना है? ट्रायंगल पी क्यू आर। कोई आपत्ति यहाँ पे? अब एक बात समझो, आप हमेशा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। इनका जिस ऑर्डर में ट्रायंगल सिमिलर होते हैं उसी ऑर्डर में एंगल भी इक्वल होते हैं। क्या होते हैं? उसी ऑर्डर में एंगल भी इक्वल होते हैं और उसी ऑर्डर में साइड्स का रेशियो भी इक्वल होता है। यदि हम बात करें तो यहाँ से क्या होगा? एंगल ए विल बी इक्वल टू एंगल पी। सिमिलरली एंगल बी विल बी इक्वल टू एंगल क्यू और एंगल सी विल बी इक्वल टू एंगल आर। अरे ये बात पल्ले पड़ी, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स एक दूसरे के इक्वल होते हैं। कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स पहले ए बी का आ रहा है, ए बी अपॉन में पी क्यू। क्या? पी क्यू किसके इक्वल होंगे? आगे चलते जाओ, बी सी अपॉन में क्यू आर। समझ में आ रही बात है? अब क्या रिलेशन समझ गया? ए सी अपॉन में पी आर। यही ऑर्डर होता है इनका। क्या होता है? ऑर्डर। जिस ऑर्डर में ट्रायंगल सिमिलर या कंग्रुएंट होते हैं उसी ऑर्डर में उनके साइड्स और एंगल्स इक्वल होते हैं। अब यदि बात करें एंगल ए, तो एंगल ए किसके साथ मैच कर रहा है भाई? पी वाले के साथ। यानी ये हो गया आपका 32, तो ये भी क्या हो गया? 32। अब एंगल आर कौन है? ये वाला। एंगल आर किससे मैच कर रहा है भाई? एंगल सी से। तो एंगल आर इक्वल टू एंगल सी। सी यहाँ पे इसके इक्वल हो जाएगा। एंगल आर है क्या? 65, तो ये भी क्या हो गया? 65 डिग्री। अब किसकी बात कर रहे हैं? बी को ये जानना चाहते हैं। क्या जानना चाहते हैं? बी को। तो आपको पता नहीं है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, तीनों एंगल का सम क्या होता है? 180 होता है। क्या होता है? 180 होता है। अब देखो हमें निकालना है, तो यहाँ पे देखो 5 to 7 होता है। 5 to 7 यूनिट डिजिट को देखो, 5 to 7 पूरा सम नहीं करना है। 5 to 7, 5 to 7 आ गया। यूनिट डिजिट माइनस कर दो, 7 जैसे ही माइनस करोगे 10 में से कितना आएगा? 3। देखो यूनिट डिजिट 3 किस में आ रहा है? इसमें आ रहा है। यही आपका आंसर हो गया। समझ में आ रही मेरी बात है? पूरा हमें कैलकुलेशन नहीं करना, पूरा करो तुम्हारी मर्जी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आगे देखो, अब यहाँ पे कह रहा है P एंड Q आर नेचुरल नंबर। P जो है क्या है? मल्टीपल है किसका? Q का। किसका? Q का। P यदि Q का मल्टीपल है, क्या है? P जो है Q का मल्टीपल है। इसका मतलब क्या हो गया भाई कि Q जो है वो क्या हुआ? Q इज अ फैक्टर ऑफ P। Q इज अ फैक्टर ऑफ P। इस बात को समझ पा रहे हैं आप? और यदि Q फैक्टर हुआ P का, यानी P को हम क्या लिख सकते हैं? x इंटू समथिंग Q में लिख सकते हैं। x इंटू समथिंग Q में लिख सकते हैं और Q ये खुद ही है यहाँ पे। तो भैया इसमें से हाईएस्ट क्या कॉमन निकल सकता है? Q ही तो निकलेगा, और Q निकलेगा तो Q क्या हो जाएगा इसका? आपका HCF हो जाएगा। क्लियर होगी मेरी बातें? बहुत। आगे चलो, द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स A ऑफ अ रेक्टेंगल ABCD whose 3 vertices are given as like that। कह रहा कि कोई रेक्टेंगल है ABCD, कोई रेक्टेंगल है ABCD। समझ में आगे बात है? उसमें क्या करना है आपको भाई? तो आपको कोऑर्डिनेट पता करना है A का। किसका? A का। मान लेते हैं x, y होगा। अब B का कोऑर्डिनेट क्या दे रखा है भाई? 0, 0। C का कोऑर्डिनेट क्या दे रखा है? 3, 0 और D का कोऑर्डिनेट 0, 4। अब यदि बात करें इसका ये कैसे निकलेगा भाई? डिस्टेंस फार्मूला लगाओगे? डिस्टेंस फार्मूला लगाओगे? नहीं, इसके लिए मिड पॉइंट फार्मूला लगाने आना चाहिए। क्या आना चाहिए? मिड पॉइंट फार्मूला लगाने आना चाहिए। मिड पॉइंट फार्मूला कैसे लगेगा सर? तो देखिए भाई, आपको पता है दोनों जो डायगोनल्स होते हैं क्वाड्रिलेटरल के, रेक्टेंगल के, वो क्या करते हैं? एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट करने का मतलब क्या हुआ? इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं? इक्वल पार्ट्स में। अब बात ये है कि एक ही पॉइंट पे बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। इसका मतलब जो इन दो कोऑर्डिनेट की वजह से, ये हो गया डी वाला, जो इन दो कोऑर्डिनेट की वजह से जो मिड पॉइंट आएगा, क्या आएगा? मिड पॉइंट आएगा। वही मिड पॉइंट क्या होगा? इन दोनों कोऑर्डिनेट के भी होंगे। क्या होंगे? इन दोनों कोऑर्डिनेट के भी होंगे। यानी कि ये मिड पॉइंट निकालने हम तो मामला सेट हो जाएगा हमारा दूसरा एक्स वाई निकालने का। ओके, तो यहाँ पे चले भाई, मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है भाई? तो x इक्वल टू क्या लिखते हैं? x1 प्लस x2 अपॉन में 2 और y इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन में 2। बोलो हाँ, कोई दिक्कत यहाँ पे? अब ये सब लिखना नहीं होता है, ओरल करना होता है, क्योंकि ये MCQ है। तुम्हें आंसर से मतलब है। 0 प्लस 0, 0 प्लस 0 अपॉन में 2 करोगे तो क्या आएगा? 0 आएगा सर। 0 प्लस 4 अपॉन में 2 करोगे तो क्या आएगा? 2 आएगा सर। बहुत बढ़िया, यानी आपको मिल गया यहाँ पे मिड पॉइंट। मिड पॉइंट मिल गया आपको। अब यहाँ से आप समझो, अब यहाँ पे ये x और y की वैल्यू आ गई, x और y की वैल्यू आ गई। इसको कुछ और ही डाल दो, x डैश y डैश, ठीक है। अब तुम्हें x डैश y डैश चाहिए, तो अब समझो x इक्वल टू क्या है भैया? यदि हम बात करें तो x डैश प्लस 3 अपॉन में 2, यही तो आएगा। कोई आपत्ति यहाँ पे? अब देखो यहाँ पे x है क्या? 0 है। क्या है? 0। 0 इंटू समथिंग क्या होगा? 0 होगा, इक्वल टू x डैश प्लस
3। तो एक्स डैश इक्वल टू क्या आ गया आपका -3। ये ओरल करना था, ये यहाँ पे दिखना चाहिए तुम्हें कि जब नीचे से 2 ले जाएंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 होगा, तो इसका तो कोई अर्थ निकला नहीं। यानी एक्स डैश प्लस 3 इक्वल टू क्या आएगा 0। तो एक्स डैश इक्वल टू 3 आएगा। क्या आएगा 3 आएगा। अब देखो किसमें 3 3 आ रहा है, तो 3 जो आ रहा है एक्स क्या आ रहा है, केवल एक ही में आ रहा है, दूसरा निकालने की जरूरत ही नहीं है, दूसरे को निकालने की जरूरत ही नहीं है। निकाल लेते हैं वैसे, तो यहाँ से y इक्वल टू क्या हो जाएगा, वाई डैश प्लस y की वैल्यू क्या है यहाँ पे 0 है, अपॉन में 2। y कितना है भाई 2, तो क्या आ गया यहाँ से y डैश इक्वल टू 2 इंटू 2 4 आ गया। क्या आ गया 4 आ गया। कोई आपत्ति है क्या? यानी यहाँ पे आप एक ही कोऑर्डिनेट को निकाल के आंसर मार के आगे जा सकते थे बिना आपने 10 सेकंड को नुकसान किए या बर्बाद किए। इफ द पेयर ऑफ इक्वेशन दिस एंड दिस रिप्रेजेंट कोइंसिडेंट लाइन देन द वैल्यू ऑफ आर इज। कोइंसिडेंट का मतलब क्या हुआ भैया, कोइंसिडेंट का मतलब क्या हुआ आप ये बताइए पहले। कोइंसिडेंट के लिए क्या कंडीशन होता है? कोइंसिडेंट का मतलब वो एक दूसरे के ऊपर क्या हो रही हैं, टकरा रही हैं, एक दूसरे के ऊपर कॉन्साइड कर रहे हैं। क्या कर रही हैं? कॉन्साइड कर रही हैं। ऐसा कब पॉसिबल है, कहा गया, ऐसा कब पॉसिबल है? तो ऐसा पॉसिबल एक ही कंडीशन पे है। आपने पढ़ा होगा a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो इस केस में क्या होता है कंडीशन भाई, a1 अपॉन में a2 इक्वल टू b1 अपॉन में b2 इक्वल टू c1 अपॉन में c2 होता है। किसके लिए? कोइंसाइड करने के लिए, कोइंसिडेंट होने के लिए। समझ में आ गई बात है जी, जिसमें कि हम क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन देता है। क्या करता है? इनफाइनाइट सॉल्यूशन देता है। याद आ रहा है आप लोगों की? नहीं आ रहा? बोलो भाई, आना चाहिए चीज याद, आ ही रही होगी मेरे ख्याल से। तो यहाँ पे कंपेयर करिए भाई, तो a1 की वैल्यू क्या है आपकी 3 है, b1 की वैल्यू क्या है भाई -1 है, c1 की वैल्यू क्या है 8 है, a2 की वैल्यू क्या है 6 है, b2 की वैल्यू क्या है -r है, और c2 की वैल्यू क्या है 16 है। कोई लगा दिए, दो से ही काम हो जाएगा, कोई दो लगा दिए, कोई आपत्ति की बात नहीं है। इसको भी ले सकते हैं आप, कोई आपत्ति की बात इसमें नहीं है। तो यहाँ पे लगा दें a1, तो 3 अपॉन में 6 इक्वल टू -1 अपॉन में -r, माइनस से माइनस गायब हो गया, यहाँ से 3 2 या 6 यानी 1 अपॉन में 2 हुआ, तो r इक्वल टू क्या आ गया 2 अपॉन में 1। r की वैल्यू क्या आ गई 2, r की वैल्यू क्या आ गई 2। समझ में आ गई बात है? इसके अलावा दो कंडीशन और होते हैं। क्या क्या होते हैं भाई? एक होता है तुम्हारा a1 अपॉन में a2, b1 अपॉन में b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन में c2। ये क्या होता है भैया? पैरेलल लाइन होने का कंडीशन। क्या होता है? पैरेलल लाइन होने का कंडीशन, जिसमें नो सॉल्यूशन आता है। क्या आता है? नो सॉल्यूशन आता है। समझ में आ रही मेरी बातें? तीसरा कंडीशन क्या होता है भाई? तो वो होता है a1 अपॉन में a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन में b2, जिसमें क्या होता है? यूनिक सॉल्यूशन मिलता है। क्या मिलता है? यूनिक सॉल्यूशन मिलता है, जिसमें लाइन क्या होती है? इंटरसेक्टिंग लाइन होती है। क्या होती है? इंटरसेक्टिंग लाइन होती है। बातें समझ में आ गई? बहुत बढ़िया। आगे, अ बैग कंटेन्स 100 कार्ड्स नंबर 1 to 100, a card drawn at random from the bag, what is the probability that number on the card is a perfect cube? अब कह रहा है 1 से 100 तक नंबरिंग क्या कीजिए बैग में, बहुत सारे कार्ड हैं जिसपे 1 से 100 तक की नंबरिंग 1 2 3 4 5, सिमिलरली आगे तक कहाँ तक गया 100 तक, कहाँ तक 100 तक। अब कह रहा प्रोबेबिलिटी पता कीजिए उस कार्ड को चूज करने की, किसको? उस कार्ड को चूज करने की जो क्या हो? परफेक्ट क्यूब। परफेक्ट क्यूब मतलब कि जिसका क्या रहा हो भैया, नंबर जो आ रहा है जब उसका क्यूब रूट निकालें तो क्या आ रहा हो तुम्हारा? एक नेचुरल नंबर आ रहा हो। क्या आ रहा हो? नेचुरल नंबर या इंटीजर आ रहा हो, सीधी बात ये समझ लीजिए आप। ठीक है, तो जैसे मान लो 1 हो गया, ये क्या हुआ? परफेक्ट क्यूब हुआ। दूसरा 8 की बात करें, ये भी क्या होता है? परफेक्ट क्यूब होता है। किसका होता है क्यूब भाई? 2 का होता है। इसलिए 27 की बात करें, सिमिलरली 64 की बात करें हम, ठीक है जी। इसके अलावा और कोई दिखाई दे रहा है? क्योंकि इसके बाद अब 5 का क्यूब देखेंगे आप तो क्या आता है? 125 आता है। ये किसका क्यूब है? 1 का। ये क्या है? 2 का। ये क्या है? 3 का क्यूब। ये किसका है? 4 का क्यूब। 5 का क्यूब क्या आ जाता है? 125। ये तो गायब हो गया आपके क्षेत्र से बाहर है। क्या है? क्षेत्र से बाहर है। कितने नंबर मिले आपको? 4 ही तो नंबर मिले। कितने मिले? 4 ही तो नंबर मिले, यानी 4 अपॉन में 100। क्या 4 अपॉन में 100? आंसर क्या आ गया? 1 अपॉन में 25। क्या आ गया? 1 अपॉन में 25। कोई दिक्कत है यहाँ पे? सी ऑप्शन। ऐसे सेकंडों में क्वेश्चन छुड़ाने हैं आपको। आगे, The pair of equation x equal to a, y equal to b graphically represent the line with charge। इस क्वेश्चन को हमने पिछले क्लास में भी कराया था, और ये देखिए फिर दोबारा दिख रहा है आपको। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इंटरसेक्टिंग एट ए कॉमा बी। इंटरसेक्टिंग एट ए कॉमा बी।
समझ में बात है। पिछली क्लास में हमने ग्राफ के साथ इसको हमने एक्सप्लेन किया था, आप देख सकते हैं वहां से। आगे, इफ 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल 6x² प्लस 37x माइनस k माइनस 2 इज रेसिप्रोकल टू द अदर, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k। कह रहा भैया कि इसमें क्या है, एक जीरो यदि अल्फा है तो दूसरा वाला क्या है भाई, 1 अपॉन में अल्फा है। क्या 1 अपॉन में अल्फा है। तो एक बात बताओ भाई, यदि हम प्रोडक्ट निकालें दोनों जीरो का, अल्फा इंटू 1 अपॉन में अल्फा, तो क्या आता है, सी अपॉन में ए के इक्वल आता है। सी की वैल्यू क्या है, ये है आपकी, और ए की वैल्यू क्या है, ये है। ठीक है, तो अल्फा से तो अल्फा गायब हो गया, यानी 1 इक्वल टू क्या हो गया, सी अपॉन में ए आ गया। क्या आ गया, सी अपॉन में ए आ गया। अब देखें सी की वैल्यू क्या है भाई, तो माइनस ऑफ के माइनस 2 है, माइनस ऑफ के माइनस 2 है। ए की वैल्यू क्या है भाई, 6 है सर। क्या है, 6 है। 6 इधर आ जाएगा तो क्या आ जाएगा, 6 इक्वल टू माइनस का मल्टीप्लाई करो तो माइनस के प्लस 2, तो यहाँ से के इक्वल टू क्या आ गया भाई, 2 माइनस 6 इक्वल टू माइनस 4। क्या आ गया, माइनस 4। कोई आपत्ति है? ऐसे ही करना, बहुत दिमाग लगाना ही नहीं है। अल्फा प्लस बीटा भी लिख सकते हो, लेकिन इस बात को समझो क्या जरूरत है इसकी। जब दोनों प्रोडक्ट से कैंसिल हो जाएगा तो सी बाई ए ही तो बचेगा। दो वेरिएबल होता तो दो इक्वेशन लिखने की जरूरत है, दो वेरिएबल होता तो दो इक्वेशन लिखने की जरूरत है। अदरवाइज एक वेरिएबल एक इक्वेशन काफी है, सफिशिएंट है। आगे, व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर ऑफ डायमीटर डी। व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया, ओके आ जाओ देखते हैं। व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर ऑफ डायमीटर डी। यदि किसी सॉलिड स्फीयर का डायमीटर कितना भी है, डायमीटर कितना है, डी है, यानी रेडियस कितना हो जाएगा, डी अपॉन में 2 हो जाएगा। कोई पाप है यहाँ पे, नहीं। अब देखो सॉलिड जो होगा क्या होगा, सॉलिड जो हेमिस्फीयर होगा क्या होगा, सॉलिड हेमिस्फीयर होगा। पता नहीं कहां से निकले, हटाओ गोली मारो इसको। तो सॉलिड जो हेमिस्फीयर होगा वो क्या होगा, कंप्लीटली फिल्ड होगा। वो क्या होगा, कंप्लीटली फिल्ड होगा। समझ बात है जी। यानी कि उसका सरफेस जो होगा कर्व वाला तो होगा ही होगा, साथ में ये वाला भी सरफेस क्या होगा, काउंट किया जाएगा, क्योंकि हॉलो तो है नहीं। हॉलो होता तो ये क्या होता, खुला खुला होता। समझ में आ गई मेरी बात है। ये पूरी तरीके से सॉलिड होता है, ये भी क्या होगा, फील्ड होगा। यदि ये फील्ड होगा तो आपने पढ़ा होगा कि जो टीएसए होता है हेमिस्फीयर का, क्या होता है, टीएसए होता है हेमिस्फीयर का, वो क्या आता है आपका, क्या आता है, 3 पाई आर स्क्वायर सर। क्या था, 3 पाई आर स्क्वायर। चलो पटक दो यहाँ पे, 3 पाई आर की वैल्यू क्या हो गई, डी अपॉन में 2 का होल स्क्वायर। क्या आ गया यहाँ से, 3/4 पाई डी स्क्वायर, 3/4 पाई डी स्क्वायर। समझ में आ रही बात है, पक्का, बहुत बढ़िया उस्ताद। आगे देखो, इफ 3 coins are tossed simultaneously, what is the probability of getting at most one tail। देखिए एट मोस्ट का मतलब क्या होता है भाई, यहाँ पे दो तीन शब्द समझो, एट लीस्ट, एट मोस्ट। एट मोस्ट का मतलब इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए। समझ में आई बात है, नहीं होना चाहिए। ओहो, होना पे 2 हो गया, होना चाहिए। समझ में आ गई मेरी बात है। कोई पाप है क्या यहाँ पे, हिंदी में समझो, इंग्लिश में समझो, उर्दू में समझो, फारसी में समझो, लेकिन समझ में आना चाहिए। एटमोस्ट का मतलब इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। क्या, एक टेल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यानी कि नहीं टेल होगा तो भी चलेगा, सही बात है, लेकिन 2 टेल नहीं चलेगा, क्योंकि एटमोस्ट एक ही हो सकता है। एटलीस्ट में क्या होता है कि इससे कम नहीं होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। समझ में आ गई बात है। यानी एटलीस्ट 1 टेल बोलता तो क्या होता है, एक से ज्यादा ही लेते हैं हम, एक लेते उसके बाद आगे वाले को लेते, उससे कम वाले को नहीं लेते। अब देखो पहले तो 3 कॉइन्स है, तो इसके नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने बनेंगे, तो इसके 2 फेसेज होते हैं, 2 के पावर 3 कितना आ जाएगा, 8 नंबर ऑफ स्पेस बनेंगे। क्या बनेंगे, सैंपल स्पेस बनेंगे। कौन कौन बनेगा भाई, हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड। कोई पाप यहाँ पे, टेल टेल टेल, टेल टेल हेड, टेल हेड टेल, और हेड टेल टेल। कोई आपत्ति है जी यहाँ पे, किसी को आपत्ति, ये सिंपल स्पेस हो गया आपके। अब देखो इसमें से किसमें एटमोस्ट 1 टेल है, यानी कि जिसमें ना ही टेल हो, नहीं टेल होगा वो भी चलेगा, और जिसमें कम से कम ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, एक टेल हो, तो एक ये है, ये चलेगा, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा। इसके अलावा देखो सब में क्या है, 2 से ज्यादा टेल हो गए, 2 से ज्यादा टेल हो गए, यानी तुम्हारे पास बचे कितने हैं, एटमोस्ट में, एटमोस्ट में क्या हुआ, एटमोस्ट 1 टेल। ठीक है, ऑप्शन कुछ गड़बड़ लगाएगा, ठीक है, सही है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 4 हैं जिन पे क्या है, एटमोस्ट 1 टेल है, और टोटल कितने हैं, 8। कितने आ गया, 1/2, 1/2, 1/2 नहीं, अच्छा यहाँ पे 4/80 दे रखा है। क्या दे रखा है, 4/80। कहानी खत्म। आगे चले भाई, बहुत बढ़िया।
समझ में आ रही चीज है, समझ में आनी चाहिए किसी भी हालत में, किसी भी सूरत में। आगे देखो, इन द गिवन फिगर डी इज पैरेलल टू बीसी। ओके, डी इज पैरेलल टू बीसी है तो है। एडी इक्वल टू 2 यूनिट्स, डीबी इक्वल टू ए है, डीबी इक्वल टू ए ई है। डीबी कहाँ भाई, डीबी, डी बी इक्वल टू क्या है, ए ई है, यानी कि ए ई। ये दोनों के दोनों क्या है भैया, 3 है। क्या है, ये भी 3 है भाई साहब जी, ये भी 3 है। ठीक है जी। आगे अब कह रहा कि x की वैल्यू बताओ, x की वैल्यू बताओ। अब मैंने बताया था जब दो लाइंस पैरेलल होते हैं, क्या होते हैं, जब दो लाइंस पैरेलल होते हैं और एक पैरेलल लाइन पे एक ट्रायंगल बनाओ और दूसरे पैरेलल लाइन पे दूसरा ट्रायंगल बनाओ, तो उसमें हमेशा वो दोनों ट्रायंगल्स क्या होते हैं, एक दूसरे के सिमिलर होते हैं। क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। और सिमिलर होंगे तो भैया क्या होगा, उनका कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होगा। अब समझो कौन कौन से एंगल इक्वल होंगे आपस में। ये वाला एक, ये वाला एंगल 1 मान लो, ये वाला एंगल 2 मान लो, एंगल 3, एंगल 4। तो ये एंगल 1 है तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4 होगा। किस प्रॉपर्टी से, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी से। एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 होगा। क्या होगा, एंगल 3 होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी से। सही बात है। तो इसके सामने जो जो एंगल्स इक्वल है, एंगल 2 इक्वल टू क्या है, एंगल 3, उसके सामने देखो साइड कौन सा पड़ रहा है, एंगल 3 वाले के सामने क्या पड़ रहा है, एडी पड़ रहा है। क्या पड़ रहा है, एडी पड़ रहा है। एंगल 2 के सामने कौन पड़ रहा है, पूरा ए बी पड़ रहा है। क्या पड़ रहा है, ए बी पड़ रहा है। एंगल 4 के सामने कौन सा पड़ रहा है, ए ई पड़ रहा है। क्या पड़ रहा है, ए ही आ रहा है। एंगल 1 के सामने कौन पड़ रहा है, ए सी पड़ रहा है। कौन सा पड़ रहा है, ए सी पड़ रहा है। अरे बोलो भाई, यहाँ तो कोई पाप है क्या, बिल्कुल नहीं। ए डी की वैल्यू क्या है भाई, 2 है। ए बी की वैल्यू क्या है, 3 है। ए ई की वैल्यू क्या है, 3 है। ए सी की वैल्यू क्या है, पूछा क्या, ई सी पूछा है। ठीक है, एसी पहले निकालो। एसी की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी भाई, तो एसी की वैल्यू हम मान लेते हैं एसी है। ठीक है जी। यहाँ से एसी इक्वल टू क्या आ गया आपका, 9/2। क्या आ गया, 9/2। यदि हम 9/2 से क्या करें, 9/2 में से 9/2 में से माइनस करते हैं 3, यानी कि इसको हम माइनस करते हैं। क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो क्या ये वाली वैल्यू आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी। 3 2 6 माइनस 9, 9 माइनस 6 क्या आ जाएगा, 3/2। अरे बोलो हाँ, तो क्या आ गया यहाँ पे, 3/2 नहीं है। इसी तो पूछा है, 9/2 कैसे आ गया है। हम्म, ओके। ओहो, यहाँ पे ए बी की वैल्यू जो लेनी थी वो 5 होती थी। क्या होनी चाहिए थी, 5 होनी चाहिए थी। गड़बड़ हो गया थोड़ा सा। ठीक है, थोड़ा सा इस बात को समझिए आप, मैं दिखाता हूँ मुझे यहाँ से। यहाँ पे यदि बात करें ए बी की वैल्यू क्या होगी, ए बी की वैल्यू हम लोग जल्दी जल्दी में 3 ही ले ली। ये पूरी की पूरी होगी ना, ए डी प्लस डी बी कितनी आ जाएगी, 5 के इक्वल आ जाएगी। क्या आ जाएगी, 5 के इक्वल। यहाँ से क्या आ जाएगा आपका, ए सी। क्या आ जाएगा, ए सी। तो ए सी इक्वल टू क्या आ गया, 15/2। क्या आ गया, 15/2। यानी आपको करना क्या है, यहाँ पे 15 में से माइनस करना। क्या करना है, 15/2 से माइनस करना। अब यदि बात करें 15/2 से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 3 2 6, 9/2। क्या आ जाएगा, 9/2। कोई आपत्ति है यहाँ पे, नहीं ना। यहाँ पे थेल्स थ्योरम भी अप्लाई कर सकते थे आप, थेल्स थ्योरम भी अप्लाई कर सकते थे, कोई आपत्ति की बात। आगे चलते हैं, इसको समझो। इसको इसमें देखते हैं, तो इसमें कह रहा है आवर हैंड ऑफ अ क्लॉक इज इतना सेंटीमीटर लॉन्ग, द एंगल स्वेप्ट बाय इट बिटवीन 7:20 to 7:55 AM। किसके द्वारा, ये देखो बोल रहा है 7 से, कहाँ गया, 7:20 AM से। ठीक है भाई, तुम्हें 7:55 तक होते तो होते, ठीक है, 7:20 से 7:55 होते होते में आपको ये बतलाना है कि आवर हैंड, नॉट मिनट हैंड, क्या आवर हैंड के द्वारा कितना एंगल स्वेप्ट किया गया। क्या एंगल स्वेप्ट किया गया, स्वेप्ट का मतलब समझ रहे हैं, मतलब कवर किया गया। समझ में होते, यानी कि आवर हैंड के द्वारा आपको पता करना है कि कितना एंगल बनाया गया। अब देखो पहले इसको निकालो, इसमें कितना मिनट हुआ, तो आप देखेंगे 55 माइनस 20 कितना आ गया भैया, 35 मिनट। कितना आ गया, 35 मिनट। कोई दिक्कत इसमें, अच्छा 35 मिनट को पहले आपको क्या करना होगा, 35 मिनट्स को आपको क्या करना होगा, आवर में कन्वर्ट कर लो। क्या कर लो, आवर में कन्वर्ट कर लो। तो 35 मिनट्स को आवर में यदि आप कन्वर्ट करते हैं तो क्या हो जाएगा, 35/60। तो यहाँ से क्या आ गया आपका, 7/12 आवर आ गया। कोई आपत्ति जी। अब देखो यदि हम बात करते हैं 12 आवर में, आवर एंड कितना भैया स्वेप्ट करता है एंगल, तो 360 डिग्री सर। तो 1 आवर में कितना स्वेप्ट करेगा बेटा, तो आप कहेंगे 360/12 सर। तो 12×3 = 36, कितना आ गया, 30 डिग्री। ये याद होना चाहिए आपको, क्या होना चाहिए, ये याद होना चाहिए। जैसे कि जो मिनट हैंड होता है, 1 मिनट में कितना बनाता है, 6 डिग्री बनाता है। क्या बनाता है, अरे समझ में बात है, 1 मिनट में कितना बनाता है, 6 डिग्री बनाता है।
क्लियर होगी बात है। अब देखो आवर एंड कितना बनाता है, 1 घंटे में 30 डिग्री बनाता है। कितना बनाता है, 30 डिग्री बनाता है। अब देखो यहाँ पे, अब यदि यहाँ पे हम देखें तो हमें पता चल गया 1 घंटे में कितना बनता है, 30 डिग्री। हमें कितना पता करना है, इतने घंटे में कितने बनते हैं। तो बस क्या करना है, 7/12 इंटू 30 कर देना। क्या करना, 30 कर देना। 6×2 = 12, 6×5 = 30, कितना आ गया, 35 में 2 डिग्री। कितना आ गया, 35 में 2 डिग्री। समझ में बात है। ये दो रिलेशन याद रखेगा, आवर एंड 30 डिग्री बनाता है 1 घंटे में, और मिनट एंड 6 डिग्री बनाता है। समझ में आगे बात है। आगे The zero of the polynomial px equal to this are given by zeroज निकालना है। इसका zeroज निकालने के लिए आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना ही नहीं पड़ेगा। पहले देखो यहाँ पे 3 इंटू ए की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 1 है, क्या है 1 है। a इंटू सी की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। क्या आ गई, 3 का ऐसा कॉम्बिनेशन बनाओ कि ये 4 आ जाए। क्या आ जाए, 4 आ जाए। तो आपको दिख रहा है सर, प्लस का 4 लाना है तो क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 1, 3 इंटू 1, यानी 3 और 1 लिख देंगे। 3 और 1 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। अब देखो तुम्हें जीरो ही निकालना है, जीरो ही निकालना, तो बस इतना समझो, आपको कुछ नहीं करना है, इनका साइन बदल दो। क्या कर दो, साइन बदल दो। प्लस में लिए थे ना आप, क्या लिए थे, प्लस में, तो अब क्या हो गया, -3 -1, -3 -1। अब इनके साथ क्या करो भैया, जो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है, जो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है उससे डिवाइड कर दो। क्या कर दो, डिवाइड कर दो। कॉफिशिएंट क्या था, 1, तो कोई फर्क तो पड़ा नहीं डिवाइड या मल्टीप्लाई करने से। सही बात है जी, 1 से डिवाइड करने से कोई फर्क तो पड़ा नहीं उसके ऊपर, यानी रिजल्ट क्या हो गया, -3, -1। आगे पीछे हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसने पहला मान लिया -1 को, दूसरा -3 को। हमने पहला मान लिया -3 को, दूसरा मान लिया -1 को। कोई पाप है क्या यहाँ पे, ऐसे करने होते हैं क्वेश्चंस। कुछ फॉर्मेट भी समझ लो आप, ax² प्लस bx प्लस c। यदि ये तीनों प्लस है, क्या है, तीनों प्लस है, इसमें पक्का है कि दोनों जीरोज, बोथ जीरोज विल बी, बोथ जीरोज आर निगेटिव। क्या होंगे, निगेटिव होंगे। क्या होंगे, निगेटिव होंगे। समझ में आई मेरी बात है, क्या होंगे, निगेटिव। अरे बोलो हाँ भाई। इसी तरीके से ax² माइनस bx प्लस c होगा, तो इसमें क्या होंगे, बोथ जीरोज पॉजिटिव होंगे। क्या होंगे, दोनों के दोनों पॉजिटिव होंगे। क्या होंगे भाई, दोनों के दोनों पॉजिटिव होंगे। इस कंसेप्ट को याद रखना, इसी से आप क्वेश्चन कर जाते हैं, इसी से आप क्वेश्चन को कर जाते हैं। समझ में बात है, सेकंडों में। बस इस फॉर्मेट को याद रखे हो कि ऐसा यदि फॉर्मेट है तो क्या होंगे, दोनों निगेटिव होंगे। और दोनों निगेटिव किसमें है, केवल एक ऑप्शन में। किसमें, एक ऑप्शन में। देख लो भैया, दोनों निगेटिव किसमें है, इसी एक ऑप्शन में है। समझ में आ गई मेरी बात है, सेकंडों में क्वेश्चन को धुआं उड़ा दोगे। आगे चलो भाई, इन द गिवन फिगर द क्वाड्रिलेटरल PQRS सर्कमस्क्राइब अ सर्कल PA प्लस CS इज इक्वल टू PA और CS। PA कौन है भाई साहब जी, ये है। PA साहब जी ये है। CS कौन सी है भाई, ये है भाई साहब, ठीक है। ये किसके इक्वल होगा, तो आपको पता है कि किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से, किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से यदि हम कोई टेंजेंट बनाते हैं तो दोनों टेंजेंट क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। और एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पे क्या होता है भाई, हमेशा दो टेंजेंट बनाए जा सकते हैं। क्या करते हैं, दो टेंजेंट, और दोनों टेंजेंट क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, यानी कि ये वाला टेंजेंट इसके इक्वल होगा, ये वाला टेंजेंट इसके इक्वल होगा, यानी ये क्या हो गया, PA इज इक्वल टू PB हो गया। क्या हो गया, PB हो गया। बोलो भाई, अरे PD हो गया, सॉरी क्या हो गया, PD हो गया। थोड़ी जल्दी है ना, PA इक्वल टू क्या हो गया, PD हो गया। कोई जल्दी नहीं, बस मैं चाहता हूं कि आप ऐसे ही दिमाग को चलाना शुरू करो। CS इक्वल टू क्या हो गया आपका, SD हो गया। CS इक्वल टू SD, इन दोनों की सम की बात कर रहा है, दोनों इक्वेशन जोड़ दो। PA प्लस CS क्या आ गया, PD प्लस SD। इसे ओरल ही करना है, बस फिगर देख करके क्या करना है, क्वेश्चन मार देना है। अब PD प्लस SD किसके इक्वल है भी, PS या SP के इक्वल है, PS या SP के इक्वल है। समझ में आ गई बात है। अब यही ऑप्शन ढूंढते रहोगे तो अंधार हो जाएगा, करते करते अंधेरा हो जाएगा। समझ बात है, और नंबर पे भी अंधेरा आ जाएगा। इफ एल्फा एंड बीटा, इफ एल्फा एंड बीटा, एल्फा एंड बीटा आर टू जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px x²। ओहो ये तो गड़बड़ हो गया, ठीक है, इक्वेशन ही नहीं ठीक से दिया। 1 मिनट देख लें तो इसको, ये x² माइनस AX माइनस B, AX माइनस B। समझ में ही बताइए, x² माइनस AX माइनस B, देन द वैल्यू ऑफ α² प्लस β² बतलाइए। क्या बतलाइए, α² प्लस β² बतलाइए। समझ में आ गई बात है भाई, क्या कह रहा है, इसमें आपको α² प्लस β² की वैल्यू पता करनी है। आपको पता है अल्फा प्लस बीटा आपको निकालने आता है, समझ बात है, और अल्फा इंटू सी भी, बीटा भी निकालने आता है। जीरोज क्या होते हैं, C अपॉन में A, सम क्या होता है माइनस B अपॉन में A। तो सम क्या हो जाएंगे भाई, यहाँ पे बी की वैल्यू क्या है भाई, बी की जगह पे क्या है तुम्हारा माइनस A है, A की जगह पे क्या है तुम्हारा 1 है,
और सी की जगह पे क्या है माइनस बी है। अब देखो भैया रखना शुरू करते हैं। बी की जगह पे क्या है माइनस ए है, क्या है माइनस ए, तो क्या हो जाएगा प्लस ए अपॉन में ए की वैल्यू क्या है भाई 1 है, ए की वैल्यू क्या है 1 है, 1 आ गया, क्या आ गया 1 आ गया, ए इक्वल टू 1 है। ठीक, ए की जगह पे 1 आ गया, यानी अल्फा प्लस बीटा क्या आ गया ए आ गया। अल्फा इंटू बीटा की बात करते हैं, अल्फा इंटू बीटा की बात करते हैं। अल्फा इंटू बीटा की यदि बात करें तो सी अपॉन में होता है, सी की वैल्यू क्या है माइनस बी, क्या है माइनस बी, ए की वैल्यू क्या है 1 है, तो अल्फा बीटा क्या आ गया आपका माइनस बी आ गया, क्या आ गया माइनस बी। अब यदि हम बात करते हैं अल्फा बीटा की वैल्यू आपने ला लिया, अल्फा प्लस बीटा ला दिया, चाहिए क्या अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होता क्या है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ अल्फा इंटू बीटा। समझ में आ गई बात है। अल्फा प्लस बीटा क्या है भाई ए का स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा क्या है भाई माइनस बी, तो क्या आ गया यहाँ से ए स्क्वायर प्लस 2b, क्या गया ए स्क्वायर प्लस 2b, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, खोज लो बी वाला ऑप्शन, क्या हो गया बी वाला ऑप्शन। समझ में आगे बात है, कोई दिक्कत है यहाँ पे आपत्ति नहीं, बहुत ही बढ़िया, आ जाओ आगे। The area of the triangle formed by the line x by a plus y by b equal to 1 with the coordinate axis each। ठीक है भाई, कह रहा इस एक्सिस के द्वारा यदि हम बात करें जो एरिया बन रहा है, क्या हो रहा है एरिया ऑफ ट्रायंगल है वो क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा। आप भाई थोड़ा सा कोऑर्डिनेट एक्सिस का ठीक ठाक ज्ञान नहीं लेते हैं। यहाँ पे इक्वेशन आपको x बाई ए प्लस वाई बाई बी दिया है। देखो भैया आपको पहले तो निकालना होगा क्या कोऑर्डिनेट एक्सिस, क्या निकालना होगा कोऑर्डिनेट एक्सिस, कहाँ कहाँ पे x को और y को कट कर रहा है। x का पता करने के लिए क्या करो भैया y को जीरो कर दो, और y का पता करने के लिए x को जीरो कर दो, क्या कर दो x को जीरो कर दो सॉरी। तो y इक्वल टू जीरो जैसे ही रखोगे, y इक्वल टू जीरो जैसे रखो तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा ए आ जाएगा, क्या आ जाएगा ए आ जाएगा। और जैसे ही आप क्या करेंगे x इक्वल टू जीरो रखेंगे, क्या करेंगे x इक्वल टू जीरो रखेंगे, तो आपको तुरंत ही क्या आ जाएगा भाई, आपको यहाँ से तुरंत आ जाएगा, आपको x जीरो जैसे ही रखेंगे तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा b आ जाएगा, यानी y की वैल्यू क्या आ गई b आ गई। बोलो भाई समझ में बात, यहाँ पे वैल्यू पुट करने आना चाहिए, आपको वैल्यू पुट करने आना चाहिए। अब मान लो ये जीरो है, ठीक है 0,0 है, ये हो गया x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस। x कोऑर्डिनेट क्या आ गया भैया x वाला कोऑर्डिनेट 1,0 आ गया, क्या गया 1,0 यहाँ पे ले लो आप, ठीक है। y के केस में क्या आ गया भैया आपका तो 0,b, क्या गया 0,b यहाँ पे ले लो, कोई दिक्कत जी। ये लाइन ऐसे ही तो जाएगी, ये लाइन ऐसे ही तो जाएगी, तो मतलब ये किसका इक्वेशन है x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1 का इक्वेशन बन गया। बनाने तो आता ही होगा लेकिन जल्दी बनाने आना चाहिए, क्या आना चाहिए जल्दी बनाने। अब एरिया इक्वल टू क्या होता है, ये तुम्हारा क्या हो गया, ये हो गया बेस तो ये हो गया हाइट, ये हो गया बेस तो एक हो गया हाइट तो एक हो गया बेस, इसको हमने मान लिया बेस है, ये क्या है बेस है, तो दूसरा ये वाला क्या है भैया हाइट है। तो एरिया होता है कि हाफ बेस इंटू हाइट, तो हाफ बेस क्या है भाई ए, हाइट क्या है बी, तो हाफ ए बी, क्या आ गया हाफ ए बी बाई 2। बोलो हाँ, बहुत बढ़िया। आगे देखो इस क्वेश्चन को, इन द गिवन फिगर ए बी, ओके फिर कुछ गड़बड़ हो गया, ए बी चलते रहो आप लोग देखते रहो बस। ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू, ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू, ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू दिया हुआ है। ए बी जो है क्या है पैरेलल है किसके पी क्यू के, किसके पी क्यू के। अब कह रहा है भाई क्वेश्चन में, तो कह रहा है भाई ये कि ए बी इतना है पी क्यू इतना है ओ बी इतना है, तो बताओ कि ओपी की वैल्यू क्या होगी। जब ये दोनों लाइन पैरेलल है, क्या है एक दूसरे के पैरेलल है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन एक दूसरे के क्या है पैरेलल है, तो आपको ये बात पता होगा ये कितना दिया है 2 सेंटीमीटर दिया है, और ये कितना दिया है 3 सेंटीमीटर दिया है, नहीं दिखाई दे रहा होगा तो ये कितना दिया है 6 सेंटीमीटर, कितना 6 सेंटीमीटर, एकदम क्लियर दिख रहा है, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है भाई। ठीक है जी 6 सेंटीमीटर, समझ में बात है। ये हो गया आपका ओ पॉइंट, यहाँ पे है आपका ये हो गया बी, तो ये हो गया ए पॉइंट, ये हो गया ए पॉइंट, ठीक है। अब आपसे कह रहा है ए बी दे रखा है, और आपसे पूछ कह रहा है भाई ओपी की वैल्यू पूछ रहा है। ओपी कहाँ है भाई साहब जी, ये है ओपी, ये है ओपी, इनकी बातें कर रहा हो, क्या कर रहा है इनकी बातें कर रहा हो। अच्छा जी, तो अब देखो भाई ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो इन दोनों के बीच में क्या है कोई ट्रांसवर्सल लाइन है, ये वाली लाइन को देखो, ये वाला एंगल क्या, ये वाला एंगल इक्वल होगा, जो एंगल्स इक्वल है उनके सामने वाला साइड्स भी आपस में क्या होंगे रेशियो बना रहे होंगे, क्योंकि ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, और दूसरा ये वाला एंगल इसके एंगल इक्वल के इक्वल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टीज है, और तीसरा ये वर्टिकली अपोजिट से इक्वल हो गया, यानी ये तो तीनों एंगल ही मिल गए आपको इक्वल, तीनों एंगल ही इक्वल मिल गए, तो दोनों ट्रायंगल क्या हो गए सिमिलर हो गए, सिमिलर हो गए तो रेशियोज इक्वल, रेशियोज इक्वल तो क्या आएगा भाई यहाँ से बी ओ, क्या इसके सामने कौन है बी ओ है, इसके सामने कौन है भाई ओ पी, क्या
OP इक्वल टू क्या होगा भाई, अब इस एंगल के सामने देखो, इस एंगल के सामने क्या है, OA, क्या है, OA अपॉन में, अब देखो इसके इक्वल, ये किसके इक्वल है, ये जो है इस वाले के इक्वल है अल्टरनेट, तो इसके सामने क्या आ गया, OQ, क्या आ गया, OQ, OA अपॉन में OQ। दूसरा देखो भाई, इसके सामने कौन सा है, ये वाला साइड है, तो ये किसके इक्वल हो गया, AB, और इस एंगल के सामने देखो कौन सा साइड है, PQ, क्या, PQ। अब वैल्यू इस्तेमाल करो उसके हिसाब से जो जो दिए हुए हैं, दो ही की जरूरत है आपको, दो ही की जरूरत है, मैंने तो पूरा लिख दिया। AB की वैल्यू 6 दिया हुआ है, PQ की वैल्यू 2 दिया हुआ है, बात किसकी हो रही, OB की, किसकी हो रही है, OB की वैल्यू 3 दिया हुआ है, और OP पूछ रहा है, OP पूछ रहा है, कहानी खत्म। OP नहीं निकलेगा यहाँ से, खूब आराम से निकलेगा, तो OP, OP तो है, ठीक है, OP यहाँ से निकल जाएगा आपका, OP क्या आ जाएगा आपका, 6/6 इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, कितना आ गया, 1 सेंटीमीटर। बोलो भाई, कोई आपत्ति है यहाँ पे, बहुत बढ़िया। अब हम असर्शन रीजन पे आ गए। असर्शन रीजन में पहला क्या है भाई क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन ये है आपका कि अ टेंजेंट, ये 19 नंबर क्वेश्चन है, देख लीजिए आप ध्यान से, अ टेंजेंट टू अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब ये सी बात है, आपको पता है कोई भी टेंजेंट यदि है सर्कल पे, क्या कोई भी टेंजेंट यदि है, यदि सेंटर से कोई लाइन उसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे टच करती है, क्या करती है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे टच करती है, तो कितना बनाती है, 90 डिग्री बनाती है, कितना बनाती है, 90 डिग्री। तो असर्शन तो क्या है, सही है। द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। बिल्कुल बात सही है भाई, यदि हम एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट बनाते हैं तो क्या होते हैं, दो टेंजेंट बनते हैं, दोनों क्या होते हैं, आपस में इक्वल भी होते हैं, क्या होते हैं, इक्वल भी होते हैं। अब बात ये है, क्या ये दोनों टेंजेंट इक्वल होना इस चीज को डिफाइन कर रहा है, इस चीज को डिफाइन कर रहा है, तो नहीं सर, इससे इसका क्या लेना देना है, तो ए एंड आर आर ट्रू बट ए डिड नॉट डिफाइन दी, आर डिड नॉट डिफाइन दी ए। सही बात है, जब भी आपको असर्शन रीजन सही है गलत है देखना, तो असर्शन को करने के बाद क्या करिए आप, बिकॉज लगा लीजिए, क्या लगाइए, बिकॉज। यदि रीजन सही है तो बिकॉज लगाइए, यदि वो असर्शन का रीजन सही बतला रहा है, क्या कर रहा है, क्योंकि का आंसर दे रहा है, तो फिर तो सही आंसर है, अदरवाइज क्या हुआ, गलत एक्सप्लेन कर रहा है, क्या कर रहा है, एक्सप्लेनेशन सही नहीं है, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, बी ऑप्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। समझ में आगे बात है, बहुत बढ़िया। अगला देखो भाई, अगला क्वेश्चन क्या है यार, अगला क्वेश्चन है आपका कि द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, अच्छा ये तो हो गया, द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर, ये क्या है भाई, एक्स स्क्वायर प्लस 3x+3 हैज टू रियल जीरोज, इनके पास दो रियल जीरोज होंगे, ये इनका कहना है। तो ये आपको कैसे पता चलेगा, इसको पता करने के लिए क्या निकालूंगा, डिस्क्रिमिनेंट, क्या डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है सर, बी स्क्वायर माइनस 4ac, यदि इसकी वैल्यू ग्रेटर और इक्वल टू जीरो आ गए तो फिर क्या होंगे, रियल रूट्स मिलेंगे, क्या मिलेंगे, रियल जीरोज मिलेंगे, क्या मिलेंगे, रियल जीरोज मिलेंगे। यदि ये क्या हो गया, लेस देन जीरो हो गया, क्या हो गया, लेस देन जीरो, तो क्या हो जाएगा भैया, इमेजनरी रूट्स मिलेंगे जो कि नॉन डिफाइन बोले जाते हैं, क्या बोले जाते हैं, नॉन डिफाइन, आपके सिलेबस के हिसाब से। तो निकाल लेते हैं भाई, यहाँ पे देखें एक्स स्क्वायर प्लस 3x+3, ए की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे 1, बी की वैल्यू क्या हो गई 3, सी की वैल्यू क्या हो गई 3। आपको पता ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से हम क्या करते हैं, इसको कंपेयर करते हैं, ए की जगह पे 1 है, बी की जगह पे 3 है, सी की जगह पे 3 है। बी स्क्वायर क्या हो गया, 3 का स्क्वायर का मतलब क्या हो गया 9, अरे भाई ये फॉर्मूला लगाओ, बी की वैल्यू क्या है 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू क्या है 3, इज लेस देन जीरो आ रहा है, क्या आ रहा है, लेस देन जीरो आ रहा है, मैं देख ही करके बता दिया। तो क्या गया, लेस देन जीरो यानी क्या गया, -3 लेस देन जीरो ही होता है, -3 जो होता है क्या होता है, लेस देन जीरो ही होता है। तो ये तो क्या गया, ये तो यहीं पे खत्म हो गया, असर्शन ही रॉन्ग हो गया, असर्शन रॉन्ग हो गया तो क्या होगा भैया, ए इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू, यही एक ऑप्शन मिलता है जिसमें असर्शन गलत दिया होता है। यहाँ से तो एक ही से काम हो गया। आपको आगे क्या कह रहा है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैन हैव एट मोस्ट टू रियल जीरो, सही बात है, मैक्सिमम उसमें कितने जीरो हो सकते हैं, दो जीरो हो सकते हैं, वैसे ये सही है, इसमें कोई दुराय नहीं है। आपको बताया गया होगा पावर के इक्वल ही जीरोज होते हैं, जितना पावर होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का या फिर कोई भी पॉलिनोमियल का, उसी पॉलिनोमियल के पावर के बराबर क्या होते हैं, नंबर ऑफ जीरोज होते हैं। बोलो भाई हाँ, ये है आपका केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, आई थिंक सो, ठीक है जी। ओके, आइए आप इन्हें भी देखते हैं, आज केस स्टडी भी क्वेश्चंस को हम देखेंगे, ठीक है जी। इन एन एनुअल डे फंक्शन ऑफ अ स्कूल द ऑर्गेनाइजर्स wanted to give a cash prize along with a memento to their best student. Each memento is made shown in the figure and ABCD shown देख लो भैया यहाँ पे, ये इसी का है ना, पक्का
कुछ लोचा सा लग रहा है। अच्छा ए बी सी डी, ओके ठीक है। ए बी सी डी इज शोन फ्रॉम दी फ्रंट साइड। द रेट ऑफ सिल्वर प्लेटिंग इज, अच्छा ये इनको जो दिया जा रहा है अवार्ड के रूप में वो कुछ ऐसे बना हुआ है, ठीक है। आपने देखा होगा अर्जुना अवार्ड्स वगैरह जो होते हैं वो कुछ क्या होते हैं, ऐसे ही उनको बनाया जाता है, ठीक है जी। आगे अब इसमें क्या कह रहा है, हमारी काम की चीज क्या है भाई, तो हमारी काम की चीज है यहाँ पे भाई कुछ डेटा जो दिया हुआ है, और दूसरा रेट ऑफ सिल्वरिंग जो है, रेट ऑफ सिल्वरिंग जो है, जो सिल्वरिंग किया जा रहा है उस मेटल को, मोमेंटो को, उसका क्या भैया रेट, 20 रुपीज पर सेंटीमीटर स्क्वायर, 20 रुपीज पर सेंटीमीटर स्क्वायर। काम की चीज ये है। बेस्ड ऑन दी अबव इंफॉर्मेशन व्हाट इज द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ओबीसीओ, ओबीसीओ का एरिया बताना है। एरिया कौन है भाई, ओ बी, हम्म, ओ बी सी ओ, ओ बी सी ओ, ये तो ऊपर ही चला गया। ओ बी सी ओ, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, लेट चेक में। गलतियां थोड़ी हैं प्रिंटिंग में, कोई नहीं। अच्छा ओ बी सी ओ नहीं, ओ डी सी ओ है ना यार, ठीक तो है यार। तो इसमें कह रहा है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट बताना है, क्या करना है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट बताना, ओ डी, मैं बी पढ़ रहा था कब से, ये क्वाड्रेंट है ठीक है, इसका एरिया बताना। आपको पता है क्वाड्रेंट का एरिया क्या होता है, एरिया का जो सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। यदि हम सेमी सर्कल के एरिया की बात करते हैं तो उसको 2 से डिवाइड करते हैं, क्वाड्रेंट की जब बात आती है तो 1/4 हो जाता है, क्या होता है 1/4, तो और एक एक्स्ट्रा 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर बाई 4, क्या आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर बाई 4। अब आपको पता है पाई, पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7, आर स्क्वायर करें तो क्या आ जाएगा भाई 7 × 7, क्योंकि रेडियस क्या दिया 7/4, 7 से 7 एक गायब, 2 2 जा 4 और 2 11 जा 11 7 77, 77 बटे में 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, या इसी को आप करेंगे तो क्या लिख सकते हैं भाई, 35 दूनी 70 होता है, तो क्या हो जाएगा 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेंगल एओबी, एओबी का एरिया निकालना है, एओबी का। तो आपको ये ट्रेंगल दिखाई दे रहा है, कैसा ट्रेंगल है, एक राइट एंगल ट्रेंगल है, क्या है, राइट एंगल ट्रेंगल। तो राइट एंगल ट्रेंगल का एरिया क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट होता है, क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। हाफ बेस और हाइट किस पे टिके होते हैं, 90 डिग्री पे टिके होते हैं। तो यदि बात करें तो OB की वैल्यू कितनी है भाई, तो 7 + 3 कितना होता है, 10 होता है, क्या होता है 10। ये भी क्या हो जाएगा 7 + 3 10, कितना हो गया 10, तो कितना हो गया 10 × 10, 2 5 जा 10 5 जा 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई आपत्ति यहाँ पे। व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ सिल्वर प्लेटिंग दिस शेडेड पार्ट ABCD। अब ये पूछ रहा है कि भैया इसके सिल्वरिंग करने का दाम बताओ कितना लगा, रुपया कितना लगा सिल्वरिंग करने में। तो इसका भैया क्या हो जाएगा, पहले तो हमें एरिया निकालना होगा, एरिया ऑफ सिल्वर्ड पार्ट, सिल्वर्ड पार्ट का एरिया कितना हो जाएगा भाई, तो इसके इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रेंगल ए बी ओ ए बी माइनस एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ओ डी सी ओ। समझ बात है, एरिया ऑफ ओ ए डी कितना है 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, माइनस करते हैं क्या, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट 38.5, 38.5, इसको माइनस करते हैं कितना आ जाएगा 11.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना ही तेज कैलकुलेशन यदि होगी ना बेटा तभी मजा आएगा असली तो कैलकुलेशन का, क्लियर बात है। 11.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब उसमें क्या करो भैया, इस एरिया का भैया क्या कॉस्ट है पर सेंटीमीटर स्क्वायर 20 रुपीज है, तो 11.5 सेंटीमीटर स्क्वायर का कितना लग जाएगा भाई, 11.5 सेंटीमीटर स्क्वायर का कितना लग जाएगा, 11.5 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए आपका जो कॉस्टिंग होगी क्या होगी, कॉस्टिंग होगी, तो पर यूनिट से हम क्या करेंगे 11.5 का मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 20 का मल्टीप्लाई कर देंगे। कोई दिक्कत है यहाँ पे, कितना आ जाएगा भाई 230 रुपया, क्या आ जाएगा 230 रुपया। समझ में बताएं, व्हाट इज द लेंथ ऑफ CD, CD का लेंथ होता है किसका, CD का लेंथ होता है, CD का मतलब क्या हो, इसका लेंथ होता है, किसका मतलब ये, इसका लेंथ होता है। तो इस लेंथ को आप बतला नहीं पाएंगे, ये रेडियस 7 है तो ये भी क्या होगा 7 ही होगा, रेडियस ही होगा, ये क्या होगा रेडियस ही होगा, तो ये क्या आ जाएगा
2√7 के इक्वल आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 2√7 के इक्वल आ जाएगा। राइट एंगल ट्रायंगल है ना, बोलो भाई। और राइट एंगल ट्रायंगल में यदि आपने पढ़ा होगा तो आपको पता है कि यदि आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है, क्या है? आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है, ये ए है, ये ए है, तो ये कितना आ जाता है? √2 टाइम्स ऑफ ए के इक्वल होता है। क्या होता है? √2 टाइम्स ऑफ ए के इक्वल होता है। समझ में आ रही बातें? ऐसे ही करना है क्वेश्चंस को, ये नहीं कि हवा हवाई बनाया पड़े कब से, ठीक है। In a coffee shop, coffee is served in two ways of cups. One is cylindrical in shape with diameter 7 cm height. कह रहा है दो टाइप के कप हैं आपके पास, एक है सिलिंड्रिकल वाला, एक क्या है? सिलिंड्रिकल है, ठीक है। इसमें जनरल लोग क्या करते हैं? सेवन करते हैं बढ़िया वाले ड्रिंक का, ठीक है, जो आपने भी कभी नहीं किया होगा, अभी आपका उम्र भी नहीं हुआ। एक क्या होता है भैया, जिसमें जनरल चाइना वालों को आप देखे होंगे, वो ऐसे वाले में पीते हैं। क्या करते हैं? ऐसे वाले में पीते हैं। सही बात है जी, ये वाला हो गया। एक हेमी स्फेरिकल है, दूसरा क्या है तुम्हारा? सिलिंड्रिकल है। क्या है? सिलिंड्रिकल है। आपने ये भी देखा होगा, थॉर इसी में पीता रहता है। क्या पीता रहता है? याद आ गया, ठीक है। डॉक्टर स्ट्रेंज क्या जब जाता है वो आगे। वन इज सिलिंड्रिकल इन शेप विद डायमीटर इतना एंड हाइट इतना। अब इस सिलिंड्रिकल जो शेप में जो है उसका डायमीटर जो है क्या भैया? 7 सेंटीमीटर है। क्या है? 7 सेंटीमीटर है। हाइट कितना है भाई? 14 सेंटीमीटर है। कितना है? 14 सेंटीमीटर है। तुम लोगों की तरफ ध्यान मेरा थोड़ा कम है, कोई बात नहीं। आगे क्या कर रहा है? हेमी स्फेरिकल जो है उसका क्या डायमीटर है भाई? तो उसका डायमीटर जो है भैया 21 सेंटीमीटर। क्या है? 21 सेंटीमीटर। अब आगे आपकी कहानी। फाइंड द एरिया ऑफ द बेस ऑफ द सिलिंड्रिकल कप। सिलिंड्रिकल कप का बेस का एरिया पता कीजिए। क्या करिए? बेस का एरिया। बेस कैसा होता है? सर्कुलर होता है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। निकाल लोगे कि नहीं निकाल लोगे? बताओ भाई। यदि रेडियस आपका क्या होता है? 7 होता है। क्या होता है? 7 होता है, तो इसका एरिया तो याद ही कर लो, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आता है। क्या आता है? 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आता है। गजब का मास्टर है, पूरा रट रखा है? ऐसा बात है क्या? ऐसी कोई बात नहीं बेटा, ये सब रिजल्ट्स बहुत काम के होते हैं, ठीक है, तो ये याद हो ही जाते हैं। व्हाट इज दी, एक मिनट थोड़ा सा आगे। व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ द हेमी स्फेरिकल कप। कैपेसिटी पता करना हेमी स्फेरिकल कप का, इसका तो इसका एरिया निकाल लेंगे। एरिया क्या, अरे सॉरी, कैपेसिटी का मतलब क्या होता है? कैपेसिटी का मतलब होता है वॉल्यूम निकालना। क्या निकालना? वॉल्यूम निकालना। क्या निकालना? वॉल्यूम निकालना। तो वॉल्यूम क्या होता है हेमी स्फेरिकल शेप्स का भाई? तो 2/3 पाई आर क्यूब। क्या होता है? 2/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे 2/3 पाई। पाई का मतलब क्या होगा अभी लिख देता हूँ, 2/3 पाई का मतलब क्या होगा? 22/7। आर कितना है अभी? 21 इंटू 21 कोई आपत्ति यहाँ पे? 7 3 क्या हो जाएगा? 21, 3 से 3 गायब हो गया, कोई आपत्ति यहाँ पे? 21 इंटू 21 क्या होता है? 441। 441। अब देखो यहाँ पे मैं 22 से मल्टीप्लाई नहीं करने वाला, इसको मैं क्या करूँगा? 2 इंटू 2 इंटू 11 लिख सकता हूँ, बोलो भाई। और 2 इंटू 2 क्या होता है? 4। 4 का मल्टीप्लाई करना आसान है, 441 में आसान, आराम से कर लोगे। नहीं कर पाओगे? करना चाहिए, ठीक है जी। तो 4 का मल्टीप्लाई किया, 4 चौके 1600, कितना हो गया? 1600। फिर क्या हो गया? 160। क्या हो गया? 160। और क्या बचा भाई? ठीक है जी, 400। और एक बार क्या हो गया? 4 कम 4, कोई आपत्ति यहाँ पे? तो क्या आ गया यहाँ से? 4 6 6 1 7 1 1764। ये तो मैंने दिखाने के लिए किया, करना भी नहीं पड़ता है ऐसे। तो बात है 1764 गुणे 11। क्या हो गया? 1764 गुणे 11। अब 11 का मल्टीप्लाई में कुछ नहीं करना होता है, 1764 ऐसे लिखो, 1764 ऐसे लिखो, ठीक है। जोड़ दो, 4 6 4 10 0 7 6 13 1 14 7 1 8 1 9 और 1 19404 सेंटीमीटर क्यूब। 19404 सेंटीमीटर क्यूब। ये कैलकुलेशंस कैसे होते हैं? जब हमारे साथ रहेंगे तो फिर मैं धीरे धीरे इसको सिखाऊंगा। क्या करूंगा? सिखाऊंगा, ठीक है। अभी तो इतना ही समझो। क्या करना होता है समझ लो इसको। ये जो नंबर्स होते हैं इसको एक डिजिट शिफ्ट कर दो। क्या करो? शिफ्ट कर दो, उसके बाद जोड़ दो, 11 का मल्टीप्लाई ऑटोमेटिक आ जाएगा। क्या होगा? ऑटोमेटिक आ जाएगा। ऐसे नहीं समझ में तो ऐसे समझो, ठीक है। पहले 4 की बात है तो पहले वाले को लिखो 4, फिर ये दो दो का ऐड होता जाएगा। 4 + 6 क्या होता है? 10। तो 0 कैरी क्या आ गया? 1। 0 कैरी क्या आ गया? 1। फिर 7 6 13 13 1 14 कैरी क्या आ गया? 1। एक ही लिखना है। फिर 7 का 1 के साथ 7 1 8 8 1 9। कोई दिक्कत है यहाँ पे भाई? और लास्ट में 1 जो डिजिट अकेले रह जाएगी उसको लिखना होता है। 19404। कुछ भी करोगे आंसर वही आएगा, आपको करने ये आना चाहिए। फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द सिलिंड्रिकल कप। कैसे? अब क्या करना है? सिलिंड्रिकल कप का निकालना। तो क्या हो जाता है भाई इसका एरिया? पाई आर, अरे कैपेसिटी पूछ रहा है तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर एच। क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर एच। निकाल लो। व्हाट इज द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलिंड्रिकल कप। कर्व सरफेस एरिया पूछा तो क्या होता है वो?
2 पाई आर एच। इससे आसान क्या ही क्वेश्चन होंगे, इससे आसान क्या ही क्वेश्चन होंगे। समझ में आ रही बात है, लेकिन ये करने आपको आना चाहिए, ठीक है। अब यदि हम आगे की बात करते हैं, 2 सेकंड जस्ट गिव मी 2 सेकंड्स। बैटरी लो हो रही थी। आगे क्वेश्चन है, ये है आपका किसके बेस पे है, इसमें क्वेश्चंस भी हैं कि नहीं है तो ठीक है भाई। इसमें क्या है, कंप्यूटर बेस्ड लर्निंग टू एनी टीचिंग मेथोडोलॉजी दैट मेक्स यूज ऑफ द कंप्यूटर्स फॉर दिस। ये सारा डेटा दिया हुआ है, जिसमें क्या दिया, नंबर ऑफ कंप्यूटर चाहिए आपके, नंबर ऑफ स्कूल्स, ये है, ये सारा डेटा दिया हुआ है। जिसमें आपको डेटा ये कुछ इस तरीके से दे रखा है। इसके भी यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन है आपके, वो देखते हैं आप। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द स्कूल चूजन एट रैंडम हैज मोर देन 100 कंप्यूटर्स। ठीक है, उनकी प्रोबेबिलिटी पता करनी है जिसमें क्या है, 100 से ज्यादा कंप्यूटर्स है। नंबर ऑफ स्कूल चाहिए, और भैया कंप्यूटर्स की संख्या देखो, मोर देन 100 वाली, क्या ये तो 51 to 100 वाला, उसमें क्या पूछा है, मोर देन 100 वाला। तो 100 से ऊपर किसमें है, इसी में तो है। कितने स्कूल्स में भैया, 80 स्कूल्स में। कितने में, 80 स्कूल्स में। टोटल स्कूल्स की संख्या कितनी है भाई, जोड़ घटा सकते हैं आप, 250, 200, 450, 450, इसको मान लो 300, तो कितना हो गया भाई, 450, 750, क्या 750, 750, यहाँ पे ले लो 100, कितना हो गया 850, 850 आपने यहाँ पे क्या लिया था, ज्यादा लिया था, तो 80, 70, 150, तो क्या हो गया तुम्हारा 1000। कितना आ गया, 1000। फटाफट क्या, फटाफट कितना आ गया, यहाँ से 4/5, 2/25, कितना आ गया 2/25। यही तो होगा नंबर ऑफ कंप्यूटर्स विच आर, नंबर ऑफ स्कूल्स इन विच क्या है, 100 से ज्यादा कंप्यूटर्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ स्कूल्स। कहानी खत्म। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द स्कूल चूजन एट रैंडम हैज 50 और फीवर कंप्यूटर। वही क्वेश्चन है, इसको आप करिएगा होमवर्क में, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं आप लोगों को, तो क्वेश्चन आप करिए घर पे इसको, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय, टाटा, टेक केयर, ओके।